अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। वर्तमान में प्यारे ब्रह्मा बाबा की स्मृति में अव्यक्त मास चल रहा है और हम सभी भाई बहन ब्रह्मा बाबा की स्मृति सो समृद्धि, क्योंकि ब्रह्मा बाबा की एक एक संस्मरण उसमें हमें याद करते ही बहुत शक्ति मिलती है। तो इस स्मृति सो समृद्धि मास में आज हम मेरे साथ ब्रह्मा बाबा के मेरे संघ की कुछ स्मृतियों के बारे में आज हम संस्मरण करेंगे, चर्चा करेंगे। हम सब हमेशा ही आश्चर्यचकित होते रहे कि कैसे ब्रह्मा बाबा के मुख अरविंद से हर एक अपने बच्चे के लिए जो भी शब्द निकला वो अटल भावी बन गया, वो अवश्य घटा, एक वरदान का स्वरूप बन गया। और ब्रह्मा बाबा के बच्चों के भविष्य के बारे में जो स्पष्ट ब्रह्मा बाबा को दिखता था, जानकारी थी, वो भी एक बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली थी। बाद में हमें पता लगता था कि ब्रह्मा बाबा ने जो कहा वो सत्य हुआ, और उस समय जब हमें कहा गया था तो हम उस पर शायद सपने में भी विश्वास नहीं करते। हमेशा हमारा ये संकल्प चलता रहा कि ये महावाक्य, ये राय, ये डायरेक्शन ब्रह्मा बाबा के हैं या शिव बाबा के हैं। और इसके लिए ब्रह्मा बाबा हमें कहा करते थे बहुत ही नशे और फख्र से कि ब्रह्मा बाबा की राय वैसे तो मशहूर है, भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा भी उतर आए, तो ऐसे कई व्यक्ति होते हैं जो उस राय को नहीं मानते। परंतु ब्रह्मा बाबा की राय है या शिव बाबा की राय है, तो बाबा कहा करते थे कि बच्चे, ब्रह्मा से अगर गलती भी हो जाए तो शिव बाबा उसको ठीक कर देंगे। ब्रह्मा बाबा को इतना निश्चय था, विश्वास था, कॉन्फिडेंस था कि ब्रह्मा बाबा से गलती हो ही नहीं सकती, जैसा हम सब का भी अनुभव है। पर्सनली मैं ये समझता रहा हूँ कि शिव बाबा तो ज्ञान के सागर हैं, सारे विश्व के परिवर्तक हैं, तो वो हमें ज्ञान की, राजयोग की धारणा के बारे में, बेहद की सेवा के बारे में, मूल जो निज कहा जाता है, जो वही कर सकते हैं, तीनों कालों तीनों लोकों का ज्ञान दे करके, सुदर्शन चक्कर का ज्ञान देकर वो करते थे। परंतु रोज़ की दिनचर्या में, क्योंकि ब्रह्मा बाबा कहते थे कि शिव बाबा तो हमको संपन्न बना के संगम युग के बाद परम धाम चले जाते हैं, लेकिन 84 के 84 जन्मों में हम आत्माएं ही ब्रह्मा बाबा के साथ भिन्न भिन्न नाम रूपों से जन्म लेते हैं। इस प्रकार से हम सब एक प्रकार से प्रजापिता ब्रह्मा की प्रजा हैं, अर्थात उनके साथ हमारा शुरू से लेकर अंत तक का नाता है। और इसीलिए ब्रह्मा के लिए कहा गया है, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, सारे सृष्टि चक्कर में हम उनके साथ रहते हैं। अतः मैं ये समझता हूँ कि हम सब आत्माओं को जो भी हमें वो डायरेक्शन देते थे, राय देते थे, वो सारी की सारी ब्रह्मा बाबा ही देते थे, क्योंकि वो इस लोक में, इसी दुनिया के अंदर हमारे लिए वो लागू होती थी।
तो ऐसे कुछ संस्मरण मैं आपके सामने उन दिनों के शुरू आदि काल के, जब हम ब्रह्मा बाबा के संपर्क में आए, मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहली जो बात मुझे याद आती है वो ये है कि हमारा छोटा सा परिवार था। मेरे माता पिता थे, मैं था, मेरा छोटा भाई था। तो प्रथम बार जब हम माउंट आबू में साकार ब्रह्मा बाबा से मिले, और उस मुलाकात के बाद पहले तो हमारी छोटे हॉल में, जिसको हिस्ट्री हॉल कहते हैं आजकल, वहाँ पर मुलाकात होती थी। और उस समय तो हम बाबा से दृष्टि लेते थे, बाबा की गोद में जाते थे बच्चा बन के। लेकिन उसके बाद एक साथ वाला कमरा होता था जिसको चैम्बर कहा जाता था। वहाँ एक बड़ी सी कुर्सी रखी रहती थी, ब्रह्मा बाबा उसमें बैठते थे, और हम सब से जो भी नए आते हैं या जिनको भी बाबा ने व्यक्तिगत मिलना होता है, उनसे मुलाकात करते थे। तो प्रथम बार जब हमारा परिवार ब्रह्मा बाबा से उस कमरे में मिलने के लिए गया, तो क्या हुआ वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम चारों के चारों बाबा के सामने खड़े थे। मेरे लौकिक पिताजी को ईश्वरी सेवा का बहुत शौक़ था। वो दिल्ली में रहते थे और हमेशा अपने पास पर्चे रखते थे, लीफलेट रखते थे। जो भी कोई मिलता था, उनको इतना शौक़ था, चाहे वो बस में जा रहे हों, चाहे कहीं भी ट्रैवल कर रहे हों, कोई भी नया व्यक्ति भी मिलता था, उसको वो ईश्वरी संदेश ज़रूर देते थे। साथ साथ उनका एम्प्लॉयमेंट था, वो सर्विस करते थे लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में। तो पिताजी को इतना उमंग उत्साह था, वो कहते थे कि क्यों नहीं मैं अपना सारा ही जीवन फुल बाबा के अर्पित कर दूं, इस संगम का युग है। तो सबसे पहले मेरे पिताजी ने कहा कि बाबा, मैं चाहता हूँ कि मैं पूरा सरेंडर होकर, समर्पित होकर इसी ईश्वरी सेवा में लग जाऊँ। तो बाबा ने उनको कहा कि देखो बच्चे, तुम्हारा उमंग उत्साह तो है, पर तुम्हारा परिवार है, इसलिए तुम्हें परिवार को भी संभालना है। इसलिए तुम ट्रस्टी होकर जैसे अब सेवा करते हो, परिवार को संभालते रहो और ईश्वरी सेवा करते रहो। ये राय बाबा ने उनको दी। दूसरा नंबर मेरी लौकिक माता जी का था। तो मेरी लौकिक माता जी, हमारे लौकिक घर में ही दिल्ली का दूसरा नंबर सेवा केंद्र बना था। तो हमारे घर का वातावरण केंद्र जैसा ही था। वहाँ ब्रह्मा कुमारी की सीनियर बहनें रहती थीं, क्लास चलता था। तो मेरे पिताजी ने कहा, बाबा ने उनको कहा कि देखो, मैं तुम्हारी सारी जो तुम्हारी संपन्नता है, जो समर्पणता है, उसको मैं समझता हूँ, देखता हूँ, परंतु बाबा कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा परिवार से बिल्कुल मोह नष्ट हो जाए। इसलिए बाबा ने उनको राय दी कि मेरे पिताजी, दिल्ली के पास तीर्थ स्थान है, प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है मथुरा, जिसको श्री कृष्ण जी की भूमि कहा जाता है। तो बाबा ने कहा कि मेरे पिताजी वहाँ पर एक सेवा केंद्र खोल के देंगे और आप वहाँ चली जाना, वहाँ पर सेवा करना, बाकी कार्य और लोग चलाते रहेंगे। तो मेरी माता जी को बाबा ने ये राय दी। उसके बाद मेरा नंबर था, मैं बड़ा भाई था। तो मेरे से बाबा ने पूछा, तो मैंने कहा बाबा, मैं उस समय मैं लॉ की पढ़ाई पढ़ता था शाम के वक़्त, और दिन में मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के आर्टिकल्स करने होते हैं 3 साल, वो किया करता था। तो मैंने बाबा को बताया कि बाबा, मैं ये पढ़ाई कर रहा हूँ। तो बाबा ने मुझे कहा, बच्चे तुम पढ़ाई पूरी कर लो। उसके बाद मेरे छोटे भाई की टर्न थी। तो मेरा छोटा भाई उस समय 12वीं क्लास में पढ़ता था।
तो बाबा ने उसको कहा, बच्चे तुम पढ़ाई छोड़ करके पूरा टाइम ईश्वरी सेवा में लग जाओ। अब ये 4 आत्माओं को बाबा ने 4 प्रकार के राय दिए। अब हम रिट्रोस्पेक्ट में क्या देखते हैं कि मेरे माताजी लगभग 92 ईयर्स तक की आयु तक जीवित रहे और वो सदा ही मथुरा में ही रहे, वहाँ पर जो सेंटर था उसकी यज्ञ माता के रूप में रहे। मेरा बीच में बहुत अच्छा जॉब भी लगा, मैं उनको अपने पास बुला लेता था कि माता जी आप वृद्ध हो गए हो, अब आप यहाँ आकर के रहो, यहीं सेवा करो। उनका एक ही कहना था कि बाबा ने मुझे मथुरा में बिठाया है तो मुझे मथुरा में ही रहना है। यद्यपि अंतिम दिनों, अंतिम वर्षों में उनका शरीर भी ऊपर नीचे रहता था, फिर भी उनको बाबा के वहाँ रखने का नशा और ईश्वरी सेवा का इतना शौक़ था कि उनको कोई नया जिज्ञासु मिल जाए तो उसको बहुत जोश से बहुत लंबे अरसे तक समझाती रहती थी। हम भाई बहन उनको कहते थे कि माता जी अब बस करो, और उनको यही नशा था कि बाबा ने मुझे यहाँ रखा है। और मेरे पास वो आती थी, थोड़ा टाइम, महीना 15 दिन रह जाती थी, लेकिन उन्होंने कभी, हमने कहा यहाँ आपको सारे कंफर्ट्स हैं, यहाँ भी सेवा केंद्र है, नहीं, उनको बाबा ने वहीं रखा था और अंत घड़ी तक वो मथुरा में ही रहे। अब मेरा ये था, अब मेरी आयु आज 90 वर्ष की है, तो बाबा को शायद पता था कि ये बच्चा लंबी आयु जिएगा, इसलिए बाबा ने मुझे कहा था तुम अपनी पढ़ाई आदि पूरी कर लो, और उस वक़्त भी मैं सेवा करता था, फिर तुम सेवा में लगना, पढ़ाई को भले तुम्हारे 2-1 साल लग जाएं। अब आई सबसे बड़ी आश्चर्य की बात मेरे छोटे भाई की थी। तो मेरे छोटे भाई को बाबा ने 12वीं क्लास से कहा, बच्चे तुम सब पढ़ाई वगैरह छोड़कर ईश्वरी सेवा में लग जाओ। वो 19 वर्ष का था, लेकिन उस समय दिल्ली में उसके द्वारा बाबा ने कुछ ऐसी सेवाएं करवाईं जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। उस समय मुझे याद है कि बाबा दिल्ली में आए थे, तो दिल्ली में जो हमारा पहला ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र था वो दिल्ली के कमला नगर में था और एक किराए के मकान में था। 3rd फ्लोर पर था वो, 1 फ्लोर में सेवा केंद्र था, नीचे मालिक मकान रहता था, उसके ऊपर और किराएदार रहते थे। और 3rd फ्लोर के भी जो सेवा केंद्र था उसमें भी एक कमरे में एक नवभारत टाइम्स अखबार का सब एडिटर रहता था। उस समय उस प्रकार का सेंटर था और उसकी छत के ऊपर बाबा आए थे, क्योंकि और उन समय लिफ्ट वगैरह तो नहीं होता था, तो बाबा छत पर क्लास करा रहे थे। उस समय बाबा ने कहा कि बच्चे तुम किस हस्ती को बुला रहे हो? शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा को बुला रहे हो। अगली बार बाबा आए तो कम से कम एक अलग सा स्थान होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणों के वाइब्रेशन अलग होते हैं। तो उस समय मेरे छोटे भाई ने, दिल्ली के अंदर एक रजौरी गार्डन एरिया है जहाँ पर नए एक कंपनी थी DLF, उन्होंने नया एरिया बनाया था, वहाँ प्लॉट्स बनाए थे और एक मॉडल बंगला बनाया था जिसके पीछे स्विमिंग पूल था। तो मेरे छोटे भाई ने जा कर के वो बंगला ढूंढ करके और फिर मेरे पिताजी को बुला करके वहाँ उसको किराए पर लिया था। वहाँ फिर मम्मा और बाबा आए थे। तो कहने का भाव है, इस तरह की और भी कई महत्वपूर्ण सेवाएं उस बच्चे से बाबा ने करवाई थी। लेकिन ख़ास बात कहने की है कि उसके 3 वर्ष बाद मेरे छोटे भाई ने शरीर छोड़ दिया। तब हमें रियलाइज़ हुआ कि देखो, ब्रह्मा बाबा को पता था कि ये आत्मा का थोड़ी आयु है, इसलिए इससे थोड़े से समय में सेवा करवा लो। तो जो हम 4 आत्माओं को एक ही परिवार को अलग अलग राय दी थी, वो हम सब 4 के ऊपर बहुत अलग अलग ढंग से ठीक तरह से लागू हुई। ये हमने देखा, तो इसमें हमें पता लगा हमने अपना जीवन किसको दिया है, और ऑलमाइटी अथॉरिटी को तो दिया है, लेकिन ब्रह्मा बाबा इस दुनिया में
हमारे साथ हमारा संचालन कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं हम उनकी प्रजा हैं, और उस हिसाब से हमें इस प्रकार से बहुत ही एप्रोप्रिएट राय बाबा देते रहे हैं। तो पहले दिन से ही इस प्रकार की राय से मेरे अंदर बहुत पक्का निश्चय बैठ गया कि मैं बाबा के हाथों में हूँ और बाबा जो कहेंगे उसी में मेरा कल्याण है। अब मैं आपको इसके बाद दूसरी एक वृत्तांत सुनाता हूँ स्मृति से, कि मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट का इम्तिहान पास कर लिया। उन दिनों में चार्टर्ड अकाउंटेंट का इम्तिहान पास करना एक बहुत कठिन चीज़ थी। 9% रिज़ल्ट होता था और बहुत थोड़े से बच्चे थे जो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होते थे। मैं उनमें से एक था, और मैं समझता हूँ कि इसका श्रेय दादी प्रकाश मणि जी को जाता है, क्योंकि दिल्ली में हमारे सेंटर पर उस समय दादी प्रकाश मणि जी टीचर थी, और जब भी मैं पेपर इम्तिहान देने जाता था तो मैं उनसे दृष्टि लेकर जाया करता था। मैं समझता हूँ उनसे दृष्टि लेने से मेरे अंदर ऐसी एक अलौकिक एकाग्रता आ गई थी, जिस कारण से वो इम्तिहान मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर सका। उस समय मेरी आयु 21 वर्ष की थी। तो आम तौर पे चार्टर्ड अकाउंटेंट जब इम्तिहान पास करते हैं तो वो अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रैक्टिस, जिसको लोग साधारण भाषा में वकालत कहते हैं, वो शुरू करते हैं। मेरी आयु तो बहुत थोड़ी थी, परंतु मेरे पिताजी का नगर के अंदर काफ़ी सारा इन्फ्लुएंस था और वो अनुभवी भी थे। तो उन्होंने मुझे दिल्ली में एक सदर बाज़ार का एरिया है जो बहुत बड़ा बिजनेस एरिया है, उस बिजनेस एरिया में एक होटल था, चांदपुरी होटल। मेरे पिताजी ने मुझे उस होटल में एक कमरा किराए पर लेके दे दिया कि बच्चा तुम इसमें अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की प्रैक्टिस शुरू करो, क्योंकि उसमें फ़ायदे बहुत हैं। वैसे तो ऑफिस लेना बहुत महंगा पड़ता है, और उस होटल के अंदर उनके बैरा वगैरह भी होते हैं। कोई आपका कस्टमर आएगा, उसको चाय वगैरह पिलवाना है, तो सारी फैसिलिटी होती है। होटल में टेलीफोन भी मिल जाता है। इस प्रकार से यद्यपि मैं छोटा था, पर मेरे पिताजी का कॉन्टैक्ट थे, तो उन्होंने मैंने 3-4 छोटे मोटे ऑडिट के काम भी दिलवा दिए। तो मैंने अपना वहाँ प्रैक्टिस शुरू कर दी। लगभग मेरा ख्याल है 1 वर्ष हुआ होगा। उसके बाद मैं माउंट आबू गया। जब मैं माउंट आबू गया तो पहले ही जब मैं पांडव भवन में पहुंचा तो ब्रह्मा बाबा खड़े थे। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, बच्चा तुमने वो इम्तिहान पास कर लिया? मैंने कहा, हाँ बाबा मैंने कर लिया। अच्छा बच्चा तुम क्या करते हो? तो मैंने बाबा को बड़े फ़ख्र से बताया कि बाबा ऐसे ऐसे मैंने बहुत बड़े इम्पोर्टेंट बिजनेस एरिया में प्रैक्टिस शुरू की है, और इस प्रकार से मेरे पिताजी ने मुझे कुछ केस दिलवाए हैं। तो बाबा ने कहा, बच्चे समीप आओ और समीप आओ। यद्यपि मैं बाबा के समीप ही खड़ा था, परंतु फिर भी बाबा ने कहा और समीप आओ, और मुझे बड़े प्यार से दृष्टि देते हुए कहा कि बच्चा कोई भी जब प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हारा सारा ध्यान जो है अपने क्लाइंट में, उसके केस में लगा रहता है। तुमको उसका केस करने की ख्याल इतना रहता है कि भोजन भी कर रहे हो तो तुम सोचते हो उसका केस कैसे करूं, आगे क्या करूं। इसलिए बच्चे तुम तो बाबा के बच्चे हो, तो तुम निष्फुर्ण होने के लिए कोई सरकारी गवर्नमेंट सर्विस कर लो। तो गवर्नमेंट सर्विस में लिमिटेड टाइम के लिए व्यक्ति सर्विस करता है, उसका माइंड फ्री रहता है, क्योंकि दूसरे का काम करता है, अपने काम में बहुत लागत रहती है। तो बाबा का वो कहना था, और बाबा की वो तांबे जैसा उनका दमकता हुआ शरीर था, उनकी वो पर्सनैलिटी थी, और इतने प्यार से उन्होंने कहा कि मैंने उसी समय वहाँ खड़े खड़े फैसला कर लिया कि अब मैं अपने ऑफिस में नहीं जाऊंगा और मैं सरकारी नौकरी करूंगा। तो मैंने वहाँ उस समय
दिल्ली आकर अपने भाई को कहा कि जिस जिसकी किताबें हैं वो वापस कर दो अकाउंट्स की, और जो फर्नीचर है उस समय नया रजौरी गार्डन सेंटर बना था वहाँ दे दो। मैं उस ऑफिस में दोबारा नहीं गया और मैंने पहली बार न्यूज़पेपर देखने के लिए कि गवर्नमेंट सर्विस कहाँ पर खाली है। तो जो न्यूज़पेपर देखा उसमें जो पहली ऐसी एडवर्टाइजमेंट था चार्टर्ड अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए, वो गवर्नमेंट की नई नई कंपनी बनी थी फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसमें था। और उन्होंने उनके कई भारत के अंदर कई देश शहरों में उनकी फैक्ट्रियां थी। तो उन्होंने पंजाब में भाखड़ा नंगल के स्थान पर, जहाँ बहुत बड़ा भाखड़ा डैम था, उसके पास में एक फैक्ट्री लगाने का विचार किया था। उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया था। मैं तो बिल्कुल अबोध था, दुनिया की बातों को नहीं जानता था, कभी दिल्ली से बाहर भी नहीं गया था, परंतु मैंने उसको एडवर्टाइजमेंट को लेकर हाथ से एप्लीकेशन लिख दी। मुझे ये भी नहीं समझ थी कि एप्लीकेशन को टाइप कराया जाता है, और हाथ से एप्लीकेशन लिख करके भेज दी। अब क्योंकि बाबा की पीछे शक्ति थी, बाबा की राय थी, तो मुझे इंटरव्यू भी आ गया उस पोस्ट के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि दिल्ली से पहली बार मैं चला, मैंने वहाँ कोई परिचित व्यक्ति का घर का पता किया जहाँ मैं जाके रह सकूँ, स्नान आदि कर सकूँ। तो फिर मैं गया वहाँ पर, तो हुआ ये कि वहाँ स्टेशन पर जाके पता लगा कि उस कंपनी ने 300 एकड़ ज़मीन तो एक्वायर की है, जिसमें 100 एकड़ में फैक्ट्री बनेगी, 200 एकड़ में टाउनशिप बनेगा, लेकिन अभी उनका ऑफिस जो है किराए की दुकानों में है, जो स्टेशन के सामने ही थे, कि वहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा। तो खैर इंटरव्यू हुआ। एक बात मैं बतानी भूल गया, और वो ये थी कि जिस ट्रेन के डिब्बे में मैं इंटरव्यू के लिए बैठा, उसमें 8 और लड़के भी उसी इंटरव्यू के लिए जा रहे थे, एक ही डिब्बे में, क्योंकि उस कंपनी ने हमको आने जाने का किराया दिया था। और उस शहर नंगल के लिए एक ख़ास ट्रेन चलती थी, नंगल डैम एक्सप्रेस, जिसका टर्मिनल स्टेशन नंगल ही था। इसलिए हम सब एक ही डिब्बे में बैठे थे, वो लड़के। और मैंने देखा वो लड़के बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे, हंस रहे थे, खेल रहे थे। बहुत सारे तो मेरे से आयु में काफ़ी बड़े भी थे, और मैं कोने में दुबका हुआ बैठा था। मेरी क्वालिफ़िकेशन तो बहुत अच्छी थी, लेकिन मैंने कभी इंग्लिश में इस प्रकार का कन्वर्सेशन वगैरह किसी से किया नहीं था। तो मैं सोच रहा था, अगर ये लड़के वहाँ जा रहे हैं तो मेरा तो इस नौकरी के लिए, सर्विस के लिए कोई चांस नहीं लगता। खैर हम पहुँच गए। अब मुझे ये तो नहीं पता कि उन लड़कों का क्या इंटरव्यू हुआ, पर जब मेरी बारी आई तो 5 व्यक्ति इंटरव्यू करने की उनकी कमेटी थी, और उन्होंने मेरे से 4 सवाल प्रश्न किए जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी के प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते थे। अब क्योंकि मैं ब्रह्मा कुमार था, तो ब्रह्मा कुमार के तौर पे मैंने पढ़ाई तो बड़ी कंसंट्रेशन से करके इम्तिहान पास कर लिया था। मैं जो प्रैक्टिस भी करता था उस विषय में तो मैंने अपनी एक्सपर्टीज़ रखी हुई थी, लेकिन जनरल अकाउंटेंसी के बारे में, दुनिया में अकाउंटेंसी की क्या महत्व है, क्या कुछ हो रहा है, मुझे कुछ पता नहीं था। तो सारे प्रश्न वो उसी से रिलेटेड थे, इसलिए मैं उनके ठीक उत्तर नहीं दे सका। और चारों प्रश्नों के जब मैंने उत्तर नहीं दे पाया तो कमेटी के मेंबर नेगेटिव में सिर हिला रहे थे कि आंसर ठीक नहीं है। 5वां प्रश्न उन्होंने मेरे से ये पूछा, आप कितनी तनख्वाह लेंगे? अब मुझे कुछ पता नहीं कि तनख्वाह में सैलरी क्या होती है, कोई फिक्स सैलरी होती है, उसका कोई पे स्केल होता है, उसका कोई इंक्रीमेंट होता है, मुझे कुछ पता नहीं। तो मैंने सहज स्वभाव में कहा, जो आप दे देंगे। इंटरव्यू ख़त्म हो गया, और उसके 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुझे
अपॉइंटमेंट लेटर आ गया कि आपको इस पोस्ट के लिए रखा जाता है। मैं बहुत हैरान था कि मेरा इंटरव्यू ही गलत हुआ था और वो इतने स्मार्ट लड़के थे, तो कैसे हो सकता है कि मेरे को अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। और हैरानी की बात ये थी, जब मैंने वहाँ जाके ज्वाइन किया तो अन्य किसी भी लड़के को अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आया था। मैंने पता किया कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो फिर मुझे पता लगा कि वो बहुत सारे जो बाकी कैंडिडेट थे वो ऑलरेडी दिल्ली में नौकरियां करते थे और कुछ नौकरियां नहीं भी करते थे, लेकिन सब ने ये सोचा था कि दिल्ली जैसे शहर को छोड़कर एक गांव जैसा इलाका नंगल, जो अभी डेवलप हो रहा था, जिसमें आसपास विलेजेस ही थे, वहाँ पर इस कंपनी ने ज़मीन लिया है, तो ज़रूर कंपनी अट्रैक्ट करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ऐसे इलाके में ज़्यादा तनख्वाह देगी। तो हर एक ने एडवांस इंक्रीमेंट मांगे थे, अर्थात जो मिनिमम तनख्वाह थी उससे ज़्यादा तनख्वाह मांगी थी। परंतु सरकारी कंपनी थी और उसने एक नियम बनाया था, नई थी, कि जिसको भी रखा जाएगा यंग पर्सन रखेंगे और जो सबसे कम तनख्वाह है उसी पर ही रखेंगे। और क्योंकि मैंने कहा था कि जो आप दे देंगे, तो उन्होंने मुझे रख लिया और बाकी सारे के सारे नहीं रखे गए। मैं इसको ब्रह्मा बाबा की जो वरदान दिया था, बच्चे तुम सरकारी नौकरी कर लो, अब उस नौकरी को दिलवाया भी एक प्रकार से ब्रह्मा बाबा ने, और कैसे ये युक्ति हो गई कि मैं उसमें रखा गया और बाकी कोई भी लड़का नहीं रखा गया। अब ये कहानी यहाँ ही ख़त्म नहीं होती है। इसके बाद क्या हुआ कि बहुत बड़ी कंपनी थी और उनको 8-9 चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए थे, तो उन्होंने 3 महीने बाद दोबारा अखबारों में विज्ञापन दिया और तनख्वाह को 1.5 गुना करके दिया, यानी मिनिमम सैलरी को 1.5 गुना करके दिया, ताकि वो तनख्वाह इतनी आकर्षक हो जाए कि दिल्ली से भी लोग आकर के वहाँ ज्वाइन कर सकें। मैं क्योंकि ऑलरेडी रखा जा चुका था, तो मेरी तनख्वाह ऑटोमेटिकली 1.5 गुना कर दी गई। फिर नए लड़के आए, कुछ नया इंटरव्यू हुआ, वो आए, लेकिन मेरी केवल बाबा ने मुझे नौकरी दिलवा दी, बल्कि मेरी तनख्वाह भी 1.5 गुना करवा दी। और अगर वो तनख्वाह पहले 1.5 गुना होती तो निश्चित तौर पे मैं नौकरी से बाहर था। इसलिए मुझे ये पक्का निश्चय हो गया कि बाबा ने जो श्रीमत दी उसको, उस पर चलने से ना केवल बाबा ने मुझे एक बहुत यंग एज में एक बहुत अच्छी कंपनी में, गवर्नमेंट कंपनी में नौकरी दिलवा दी, बल्कि मेरी तनख्वाह भी बढ़वा दी। तो इस प्रकार से मैंने देखा कि ब्रह्मा बाबा जिस बच्चे को जो बच्चा उनकी श्रीमत, अभी भी ब्रह्मा बाबा ने सबके लिए कहा हुआ है कि कोई भी मेरा बच्चा जो मेरी श्रीमत को जीवन में एक बार मान लेता है इम्पोर्टेंट बात में, तो बाबा बंधे हुए हैं सारी लाइफ उसको विशेष तौर पे मदद करने के लिए। कम से कम मेरे जीवन में तो ये घटना घटी है। तो इस प्रकार से मैं ये समझता हूँ कि इसके आगे की भी बातें हैं, तो मैं यही पूरा करता हूँ क्योंकि समय हो गया है। अगली बार मैं इस कुछ संस्मरण और आपके सामने रखूँगा। ओम शांति।